बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर के अंदर हम एन यू टेक एंट्री टेस्ट की मुकम्मल प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट की मुकम्मल प्रिपरेशंस करवा दूंगा। ये लेक्चर आप लोग शुरू से लेके एंड तक देख लें, आप लोग एन यू टेक यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए 100% प्रिपेयर हो जाएंगे। यहाँ पे तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करवा दूंगा। सबसे पहले सारे स्टूडेंट मुझे बता दें, एवरीबडी क्लियर अबाउट माई साउंड एंड स्क्रीन आई हैव शेयर टू यू पीपल। जी वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला वालेकुम सलाम। सबको वालेकुम सलाम जिन्होंने सलाम किया। वालेकुम सलाम एहसान। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एन यू टेक एंट्री टेस्ट 2025 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2025 में इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन, लेक्चर बाय पास एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट पैटर्न की। अगर मैं टेस्ट पैटर्न की बात करूँ ना, तो आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हो एन यू टेक के अंदर। अब आप आराम से कौन से सुनते जाओ, सारे के सारे स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हो। कौन कौन से? अगर तो आप लोग प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो, प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, ठीक है। अगर तो आप आईसीएस वाले स्टूडेंट हो, या आप प्री मेडिकल वाले हो, या आप लोग ए लेवल के स्टूडेंट हो, या आप लोगों ने रेलिवेंट पढ़ रखा है सब्जेक्ट, इंटर के रेलिवेंट कोई डिग्री आप लोगों की है आईबीसीसी से, या आप लोगों ने ऐसे यानी आईबीसी से आप लोगों ने डिग्री ली हुई है। आईबीसीसी एक है ना प्लेटफॉर्म, उससे मतलब एफिलिएटेड आपकी, या आप किसी बोर्ड के, या फेडरल, या इस तरह। तो प्री इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों को चार चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप लोगों के पास होगा फिजिक्स का पोर्शन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का होगा मैथ का पोर्शन, ठीक है। और ये वाला मैथ कौन सा होगा? ये एडवांस मैथ होगा। मैं लिख देता हूँ इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक एडवांस मैथ का पोर्शन होगा, एडवांस मैथ है। और उसके बाद आप लोगों के पास होगी केमिस्ट्री का पोर्शन, और साथ में होगा इंग्लिश का पोर्शन। जो आप लोगों के पास फिजिक्स है, ये 30% आएगी, नॉट 30 एमसीक्यूज, 30%। मैथ आएगी 40%, केमिस्ट्री आएगी 20%, इंग्लिश आएगी 10%। ओके। जो आईसीएस वाले हैं, ठीक है, आईसीएस वाले, अब आईसीएस वालों का यहाँ पे फिजिक्स आएगा, ठीक है। फिजिक्स कितना? 30% ही। उनका एडवांस मैथ भी क्या आएगा? एडवांस मैथ भी उनका आएगा 40%। केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर साइंस आएगा 20%, और साथ में इंग्लिश उनका आ जाएगा 10%, ठीक है। ये आईसीएस वालों का। उसके बाद मेडिकल वालों का फिजिक्स आएगा कितना? 30%। उसके बाद उनका आएगा बेसिक मैथ, बेसिक मैथ आएगा एडवांस मैथ की जगह पे, और वो 40%। और मैं आपको ये भी बता दूं, बेसिक मैथ सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक के अंदर से आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अरिथमेटिक के अंदर से आएगा। उसके बाद आपको एज सच केमिस्ट्री आएगी, जैसे ऊपर आई हुई है इंजीनियरिंग वालों को 20%, और साथ इंग्लिश आप लोगों को आएगी 10%। एवरीबडी क्लियर अबाउट टेस्ट पैटर्न? टेस्ट पैटर्न के बारे में समझ आई? यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे 200 एमसीक्यूज, 200 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, और 3 आवर्स आप लोगों को टाइम मिलेगा। 3 घंटे का टाइम होगा, और 200 एमसीक्यूज होंगे, जिस तरह नस्ट के टेस्ट में 200 एमसीक्यूज होते हैं। सही है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे डिस्कस करें कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस के अंदर आप लोगों के पास ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। जितना आप लोगों ने मैट्रिक के कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, जितने आप लोगों ने इंटर में कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, याद रहे यहाँ पे बायो का पोर्शन नहीं होता है। मैं क्लियर कट बता दूं, बायो का पोर्शन इंक्लूड नहीं होता है। आपके पास मैथ है, आप लोगों के पास फिजिक्स है, आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री और इंग्लिश है। मैट्रिक इंटर में जितना पढ़ रखा है उनमें से आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर इसके मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं, तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल एनटीएस नेट से ज़्यादा होता है, लेकिन एनईटी से इसका डिफ़िकल्टी लेवल लो होता है। ठीक है, नेट से थोड़ा ज़्यादा और एनईटी से ज़्यादा कम होता है। मतलब ये कहीं ना कहीं पे सेंटर पे आ रहा होता है, मॉडरेट होता है। लेकिन इसके एमसीक्यूज थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अब इसके अगर आप पास्ट पेपर करके चले जाओ तो फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशंस करवाने वाला हूँ, ताकि किसी तरह से आपको डाउट ही ना हो। यानी अब अच्छा, एक और चीज बता दूं, एनयू टैग के ना 2 राउंड होंगे। एक तो आप लोगों का एनयू टैग का एक राउंड अभी आ रहा है ना, कब भला? एनयू टैग का एक आप लोगों का 18 मई को टेस्ट आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये 2025, और दूसरा आप लोगों का एनयू टैग का दूसरा राउंड आएगा, जो सेकंड राउंड होगा 2025 एडमिशन के लिए। लेकिन पोर्टल पे लिखा होगा कि ये फोर्थ राउंड है, क्योंकि 2 राउंड पहले 23 में हो चुके हैं। तो ये जो फोर्थ राउंड यानी सेकंड राउंड होगा, ये जुलाई के अंदर होगा।
तो दोनों राउंड्स आप लोग दें, जो बेस्ट स्कोर है वो काउंट होगा। एनयू टेक को आज के दौर में, एक पहले ना हमें मोटिवेशन मिल जाएगी। आज के दौर में एनयू टेक को प्रेफर करना कैसा, कई बच्चे हैं ना, मतलब वो आधे दिल के साथ लेक्चर लेंगे, पूरे दिल के साथ। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अब मैं आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से, आप लोगों को पता है नस्ट की पोजीशंस हमारे पास होती हैं, फास्ट की। अब वो वाले बंदे आपको बता रहे हैं कि एनयू टेक 100% रिकमेंडेड है। मतलब देखो, अगर हम कभी भी इसको यूनिवर्सिटी को काउंट ही ना करते, हमने कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हो उसके हमने कभी नाम लिए, कभी आपने देखा उसके वन शॉट आ रहे हैं। मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ ना, लेकिन आपको पता है कुछ स्पेसिफिकली 15-20 हैं जिनका हम नाम लेते हैं। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज हैं उनका हम नाम भी नहीं लेते हैं, हम उधर अपने बच्चों को रिकमेंड भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने वाले हैं, ठीक है। तो एन यू टेक अगर हम नाम ले रहे हैं, और ये हमारे ब्रोशर पे भी लिखी होती है, और इसका हम वन शॉट भी ले रहे हैं, तो आप लोग 100% आप लोगों को रिकमेंडेड है। कई स्टूडेंट गए हैं लास्ट ईयर भी। इसमें सीट्स होती हैं, जैसे मैं रफली बता दूं, ये मैं आपको अंदर की चीजें बता रहा हूँ क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट जाते हैं ना। 50 कंप्यूटर साइंस की हमजा हो गई सीट्स, ठीक है, सुनते जाओ इधर, ठीक है, शाबाश। उसके बाद एआई की हो गई, कुछ 50 के करीब सीट्स हो गई। उसके बाद डेटा साइंस की हो जाती हैं, साइबर सिक्योरिटी की हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप कंप्यूटिंग फील्ड चूज करोगे ना एनयू टेक से, तो इससे बेहतरीन चीज आपके लिए है ही नहीं है। कंप्यूटिंग फील्ड 100% रिकमेंडेड है। हाँ, इंजीनियरिंग के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा ना करो, ठीक है, मतलब कंप्यूटिंग के लिए बेस्ट है। यहाँ पे बड़ी वर्कशीट्स, बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं। यहाँ पे मतलब बहुत लेवल की आपको स्टडीज करवाई जाती हैं, और बड़ी एडवांस यूनिवर्सिटी। ये 2018 में बनी थी, 2018 में स्टेब्लिश हुई है। बिल्कुल वेरीफाइड यूनिवर्सिटी है, तगड़ी यूनिवर्सिटी है, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। ओके जी, अब हम इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशंस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स को। अब फिजिक्स में हमारे पास क्या आ जाता है? फिजिक्स में हमारे पास आ जाता है एक इसका 11 और एक आ जाता है 12। आओ जरा हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 11 फिजिक्स से। मैं आपको भाई यहाँ पे 30-40 एमसीक्यूज करवा के जाने वाला नहीं हूँ कि 30-40 एमसीक्यूज करवा दिए, वो तो आएंगे ही नहीं। मैं आपको पूरी इसकी पढ़ाई करवा के जाऊंगा कि जिधर से एमसीक्यूज आए आप कर लो। भाई 50, मैं एनयू टेक का मैं क्या टेस्ट बना के आ रहा हूँ कि वो मैं आपको बताऊं कि जी ये 50 क्वेश्चन है, ये कर लो तो आ जाएंगे? नहीं ना भाई। तो हम पूरी स्टडी करके जाएंगे ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आए आप लोग इजीली कर लो। और तरीका भी यही होता है। अच्छा जी, फिजिक्स में 11 की बात करें ना, तो 11 के सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ चैप्टर नंबर 1 की। अब सबसे पहले आप लोग देखते जाओ, मैं चैप्टर वाइज आपको तमाम चीजें करवाता जाऊंगा। सबसे पहले इसमें से अब बिल्कुल एनयू टेक के रेलिवेंट आपकी स्टडी होती जाएगी। देखो, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, या एल इज इक्वल टू आर थीटा, या आप इसको लिख सकते हो एस इक्वल टू आर थीटा। दो चीजें याद रखनी है इसमें, एल और एस, या उसको आप कह लो आर, इन दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। और थीटा हमारा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। यहां से आ जाता है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है जनाब, जो स्टी रेडियन होगा, स्टी रेडियन किसके इक्वल होता है? ये ए अपॉन आर स्केयर के इक्वल होता है। यानी अगर तो स्टी रेडियन निकालना है तो इस तरीके से, अगर रेडियन निकालना है तो एस अपॉन आर से निकालना है। अगर सरकमफेरेंस सर्कल का निकालना है तो दैट विल बी 2 पाई आर, इस तरह निकलेगा। अगर सरफेस एरिया निकालना है तो वो होगा 4 पाई आर स्केयर। देखो, पेपर में आपसे एनयू टेक में पूछेगा कि सरफेस एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कितना है, तो वो इस तरीके से निकाल लेना है। अगर आप लोगों ने डेप्थ निकालनी है, डेप्थ, तो डेप्थ के लिए हम क्या करेंगे? सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ रोटेशन से। मेरी सारी बातों को नोट करते जाओ। अगर आप लोगों ने डेप्थ निकाली है ना किसी शेप की, तो जितने हमारे पास सरकमफेरेंस होगा उस सर्कल का, उसको नंबर ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पहले चैप्टर में ये फॉर्मूलाज थे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की। अब चैप्टर नंबर 2, एज यू नो, फर्स्ट ईयर की बात हो रही है तो वेक्टर के बारे में है। सबसे पहले याद रखना है, अगर तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो वो ए कोसाइन ऑफ थीटा। कैसे क्वेश्चन आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई आपके पास ए वेक्टर की इतनी मैग्नीट्यूड है और थीटा इतना, तो हॉरिजॉन्टल निकालो। अगर वाई कंपोनेंट निकालना है तो ये ए साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। आपको उसकी मैग्नीट्यूड दी होगी और पूछा जाएगा कि वर्टिकल कंपोनेंट निकालो। अगर तो आपके पास दो वेक्टर हैं, रिजल्टेंट आर एक्स कैसे निकलेगा? ए एक्स प्लस बी एक्स। और इसी तरह आर वाई कैसे निकलेगा? ए वाई प्लस बी वाई से। अब ये सारा एनयू टेक के रेलिवेंट चीजें बता रहा हूँ, नस्ट के रेलिवेंट पढ़ाता तो किसी और तरीके से पढ़ाना था, ठीक है। अगर आपसे रिजल्टेंट पूछा जाए तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? इन दोनों के स्क्वायर लेके और ऊपर स्क्वायर रूट ले लो। अगर आप लोगों से थीटा पूछा जाएगा, थीटा निकालो, तो थीटा निकाला जाएगा टेंजेंट इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। इससे बाहर नहीं क्वेश्चन आएगा, ये 100% आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ डायरेक्शन के रिलेटेड चीजें आए, जरा उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। डायरेक्शन के रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल, अगर तो हमारे पास आ जाए
थीटा, फॉर एग्जाम्पल कोई एक थीटा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट को, अगर ये पॉजिटिव है। अगर आप लोग जो अपना थीटा लिख रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपका रेफरेंस एंगल आर है, इसको आप लिखते हो 180 माइनस थीटा, तो ये किस में जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर आप लिखते हो फॉर एग्जाम्पल थीटा रेफरेंस इक्वल टू 180 प्लस थीटा, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और अगर आप रेफरेंस में लिखते हो फॉर एग्जांपल 360 माइनस थीटा, तो ये फोर्थ में जाएगा। या आप इसको 270 प्लस थीटा भी लिख सकते हो। उसके बाद दो तरह के वेक्टर की प्रोडक्ट हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर को दो तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर तो हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और आगे रिजल्ट में हमें मिल गया एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल पावर है, फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो पावर, तो ये तो होता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और आगे वेक्टर मिले, तो ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट। याद रखिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट में जो आंसर आता है उसको सी वेक्टर अगर मैं बोलूं, तो ये सी वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होता है, ए पे भी परपेंडिकुलर होता है। और ये जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। और जो हमारे पास ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। तो फिर इसमें क्या होता है? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो इसमें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। उसके बाद अगर हम बात करें टॉर्क आ जाता है। टॉर्क हमारे पास क्या होता है? आर क्रॉस एफ, और एफ का कौन से लिया जाएगा? ये वर्टिकल कंपोनेंट साइन ऑफ थीटा लिया जाता है। उसके बाद अगर आप लोगों ने निकालनी है टेंशन की फोर्स, यानी क्रॉस लाइन के अलोंग आप लोगों ने टेंशन निकालनी है, तो वो हमारे पास हो जाती है 2t साइन ऑफ थीटा इक्वल टू एम जी। ये हमारे पास पुली के अक्रॉस टेंशन का फॉर्मूला होता है। ये आप लोगों को बहुत यूजफुल होगा। लाइव क्लास लेते जाओ, फिर मैं भी आप लोगों को कह देता हूँ, ये पहले लेक्चर अपलोड हुए हैं, जाके उधर से सुन लो। और आप सेशन के स्टूडेंट हो, आपके पास सारे रिकॉर्डेड सेशन भी पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड लेक्चर्स डेली भी क्लास हो रही है। ये स्पेशल क्लास रखने का पर्पस क्या है? इसका पर्पज ये है आप लोग लाइव क्लास में बैठो। अगर आप में से कोई एक स्टूडेंट भी स्किप कर रहा है ना, तो फिर मैं क्लास छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए रख रहा है। आप लोग मुझे ये बताओ, आपके डेली लाइव क्लासेस हो रही है ना? रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिला हुआ है ना? डेली लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड सेशन भी मिला हुआ है, सारी वर्कशीट टेस्ट भी हैं। तो फिर ये अलग से क्यों स्पेशल रख रहा हूँ? ताकि आप लोगों के लिए और ज्यादा फायदा हो। तो चुप करके सुनते जाओ, ठीक है? ज्यादा बातें नहीं करो, चुप करके सुनते जाओ बस, ठीक है? रिकॉर्डेड मिल जाएगा। आप लोगों का दिल है कि सर इधर बोलता रहे, हम जाके खाना खुना खाएं, फ्रेश हों, ऐसे थोड़ी होगा। चुप करके इधर बैठो। मैं भी तो बैठा हूँ ना, लाइव चल रही है क्लास अभी, आपको पता ही है। कोई बात पूछो, अभी मैं बताऊंगा। लाइव चल रही है, रिकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे देखो जी जी, ये आप लोगों की बहरिया के लिए भी हो सकती है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 3। अब चैप्टर 3 में याद रखो, मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, एम इंटू वी, ये इसके इक्वल होता है। उसके बाद जो अप्लाइड फोर्स होती है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद इम्पल्स क्या होती है हमारे पास? इम्पल्स हमारे पास होती है दैट इज एफ क्रॉस टी, एफ क्रॉस डेल्टा टी। और इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखिएगा दो चीजें, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये अप्लाइड फोर्स फोर्स के इक्वल है, और जो खाली चेंज इन मोमेंटम है ना, ये इम्पल्स के इक्वल होता है। याद रखिएगा। और मोमेंटम और इम्पल्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीजें आ जाती है चैप्टर 3 के अंदर। एक हमारे पास आ जाता है कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसमें V1 कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2, और आगे V2 आ जाता है, ठीक है? V2 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये इसको हम U1 कह लेते हैं, नॉट V2, ये U1 आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? U1 आ जाता है प्लस 2 M2 अपॉन में M1 प्लस M2, और साथ में U2 आ जाता है। एक हमारे पास आ जाती है V2 इज इक्वल टू 2M1 अपॉन में M1 प्लस M2 और U1, और माइनस M1 माइनस M2, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और सा U2 आ जाता है। अच्छा जी। अब ये हमारे पास दोनों फॉर्मूलाज हैं किसके? जब दो बॉल एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो उनकी वेलोसिटीज क्या होती हैं? V1 और V2। ये उनकी कोलिजन से पहले की वेलोसिटीज आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। अच्छा जी। जो वो कोलाइड करेंगी, अगर V1 हमारे पास ज्यादा आ रही है V2 से, तो ये हमारे पास वेलोसिटीज इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इसको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालनी है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, V इज इक्वल टू V नॉट कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन V नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर।
ये एज इट इज फार्मूला आपका एनयूटेक में पूछा जाता है कि वेलोसिटीज का, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। वैसे तो ये नस्ट में भी पूछा गया है, ठीक है। बहरहाल इसको आप याद रख लो। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे जो हमारे पास एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल निकालेंगे टेंजेंट इनवर्स वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी नॉट कोसाइन ऑफ थीटा। ये पहले नहीं ना पढ़ा हुआ, अब याद रख लो। ये प्रोजेक्टाइल का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल जिसको मैं कह सकता हूँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने का ये फॉर्मूला है। उसके बाद अगर तो हाइट निकालनी है, आप लोग जानते ही हो, हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन टू जी। अगर तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है तो टू वी आई साइन थीटा अपॉन में जी। और अगर तो रेंज निकालनी है तो रेंज होगी वी आई स्केयर साइन टू थीटा अपॉन में जी। आप लोग जानते हो रेंज किस पे मैक्सिमम होती है, 45 डिग्री पे। और हमारे पास जिन दो एंगल का सम 90 होगा उस पर रेंज सेम होगी। यानी R1 R2 किस पे सेम होगी, जिन दो एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्रीज होगा। इसको भी याद रखना है। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है एनयू टेक में। मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, वी आई स्केयर अपॉन में जी होती है मैक्सिमम रेंज। ओके जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 4, उसकी तरफ चलते हैं। चैप्टर 4 में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वर्क डन। एज यू नो वर्क डन इज एफ डॉट डी। और यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा। और ये वर्क डन हमारे पास तब होता है जब फोर्स हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट। अगर फोर्स हमारे पास वेरिएबल आ जाए तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, फिर हम जाते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफिकल मेथड लगाते हैं वर्क को निकालने के लिए। रिमेंबर, जो फोर्स कांस्टेंट है तो एफ डी कॉज ऑफ थीटा, जो फोर्स नहीं है तो फिर ये। उसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है G m m e अपॉन में आर ऑफ अर्थ। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है -G m e अपॉन R e। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्केप वेलोसिटी वी एस्केप इक्वल टू, इसके फॉर्मूलाज याद रखो, 2G m e अपॉन में R e। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको याद रख लो। और एक और भी फॉर्मूला बनता है एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी होती है 2G r। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी है वो वाली वेलोसिटी जो किसी एक ऑब्जेक्ट को दो तो वो जमीन की फील्ड से बाहर चला जाए, जमीन की फील्ड से बाहर चला जाए, ठीक है। और ये एस्केप वेलोसिटी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके ये दोनों फार्मूलाज हैं। क्या एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, यस और नो लिख के बताओ। क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, आंसर इज नो। ये कई बार पूछा गया है। जो चीजें बता रहा हूँ इसको याद रख लो, बाद में ये बोलोगे सर आया तो उसी में से था बस मैं पढ़ के नहीं गया था। तो इसलिए अभी पढ़ लो, इन चीजों को अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। इधर उधर घूमना फिरना छोड़ दो, चुप करके इधर क्लास में रुको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। चैप्टर नंबर 5 में कुछ रिलेशंस हैं, वो सबसे पहले आप लोग देखें। एस इक्वल टू आर ऑफ थीटा, एक वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक होता है अल्फा इक्वल टू ए इक्वल टू आर अल्फा। अब इसके अंदर आप लोग दो चीजों को नोट करो, बड़ी ही मजे की चीजें हैं। आप लोगों ने देखा एस होता है लीनियर डिस्टेंस, वो होता है आर होता है एंगुलर डिस्टेंस। तो एस लीनियर डिस्टेंस इज आर टाइम ऑफ एंगुलर डिस्टेंस। वी होती है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी इज आर टाइम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ए होता है लीनियर एक्सेलरेशन और हमारे पास अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन इज आर टाइम ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका ये मतलब है जब भी हम लीनियर से एंगुलर में जा रहे हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आर इज अ रेडियस और रेडियस किस में आता है, एंगुलर में आता है, जबकि लीनियर में रेडियस नहीं होता है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो एक्सेलरेशन तो हमारे पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। जैसे ये पेपर में पूछा गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्या हमारे पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। सी ऑप्शन बोथ, क्या दोनों हो सकते हैं। डेल्टा ऑप्शन हमारे पास
नो यूनिट। तो याद रखो, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो इसलिए उसका हमारे पास क्या बनेगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। तो ये भी याद रखना है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है क्या है, ये होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। उसके बाद हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के रिलेटेड आ जाता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आप लोगों ने दो चीजें ऑब्जर्व की कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे रेडियस के इनवर्सली भी है और रेडियस के डायरेक्टली भी है। इनवर्सली कब होगी, जब हमारे पास लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और डायरेक्टली कब होगी, जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला हमसे पूछा जाता है बैंकिंग रोड के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आता है बैंकिंग रोड के बारे में, यहाँ से नस्ट में भी पूछा जाता है। अब बैंकिंग रोड में ना हमारे पास जो बैंकिंग वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी होगी, जब आपको थीटा बता दिया जाए कि बैंक जो है ना रोड का, जो किनारा है, जो मोड़ आ रहा है, जो टर्न आ रहा है, वो इतने एंगल का आ रहा है, तो आप किस तरह निकाल सकते हो बैंकिंग वेलोसिटी, जी आर टेंजेंट थीटा, इस तरीके से निकाल सकते हो। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, ये हमारे पास आता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा के इक्वल। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि टॉर्क होता है हमारे पास मूवमेंट ऑफ फोर्स और एंगुलर मोमेंटम होता है मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसकी जगह एम की जगह वी आर पुट करो तो एम वी आर भी आ जाता है। वी की जगह आर ओमेगा पुट करके देखो तो फिर और भी क्या बन सकता है, ये एम आर स्क्वायर ओमेगा भी बन सकता है। ये दो फार्मूला अच्छे से याद रख लो। एक एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास एम वी आर, एक होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो ये किधर से आया, तो भाई वी की जगह पे हमने आर ओमेगा पुट किया ना, तो ये क्या बन गया, एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब यहां से आपके न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है टॉर्क के क्या क्या फॉर्मूला है। टॉर्क होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, पहली बात वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दो फार्मूलाज आपको तगड़े याद करवाना चाहता हूँ। फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये याद रखना है। जिस तरह मैस रोल प्ले करती है लीनियर मोशन में, इसी तरह इनर्शिया प्ले करता है एंगुलर मोशन में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्स है वो होती है लीनियर मोशन के अंदर रोल प्ले करती है, और टॉर्क रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन के अंदर। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो हमें क्या कहता है कि जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा वो इनिशियल के इक्वल होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एंगुलर मोमेंटम का एक और फार्मूला भी आई ओमेगा के इक्वल। उसके बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ जाती है। रोटेशनल यानी कोई बॉडी रोटेट कर रही है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी, वो हाफ एम वी स्क्वायर तो लीनियर होती है ना, तो मैस की जगह पे आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देना है, और वी की जगह पे ओमेगा तो आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या बन गई, ये बन गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे पास जो रोलिंग डिस्क है, डिस्क की वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज 4/3 जी एच। और जो हमारे पास वेलोसिटी हुप की आ जाती है, ये किसकी है, ये हमारे पास डिस्क की वेलोसिटी है। हुप की पूछी जाए तो जी एच है। अब यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, डिस्क की वेलोसिटी वी डिस्क इज ग्रेटर देन वी हुप, और कितने फैक्टर ज्यादा है चेक करो। इस पूरे 4/3 को बाहर निकाल लो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4/3, और आगे जी एच का जी एच आ गया। अब वी डिस्क है ना, ये वी डिस्क है, 4/3 आ गया अंदर, और जी एच की जगह पे क्या मैं ये हुप वाली लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह वी हुप लिख लो। तो इससे हमें क्या पता चला, वी डिस्क इज 4/3 स्क्वायर रूट टाइम्स वी हुप। इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। लो जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6। आओ, अब चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले ड्रैग फोर्स आती है, इसको स्टोक्स लॉ कहते हैं। ड्रैग फोर्स को किसने एक्सप्लेन किया था, स्टोक्स लॉ ने एक्सप्लेन किया था। ये है क्या, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। अब यहाँ पे याद रखना है, जो वी टी है वो टर्मिनल वेलोसिटी है। जब कोई बॉडी है ना, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी तालाब में छलांग लगाओ, छलांग लगाने के बाद अनस्टेबल हो जाओगे, उसके बाद आप एक खास वेलोसिटी के साथ मूवमेंट शुरू कर दोगे, आगे की तरफ मूवमेंट शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको पानी के फ्लो का पता चल जाएगा। तो वो जो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी तब बन जाती है ना पानी में जाने के बाद, उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद पैराट्रूपर है, पैराट्रूपर हवा में आते हैं, ठीक है, जैसे ही, और एक दफा अनस्टेबल होते हैं, जैसे ही पैराशूट
पैराशूट को ओपन किया, स्टेबल हो जाते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी है। जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट है ऊपर से नीचे गिरा, पहले अनस्टेबल हुआ, वेट ऊपर नीचे की तरफ, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ, फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे, वो टर्मिनल वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो थिंग इज के टर्मिनल वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। जब आप किसी फ्लूइड में जंप करते हो ना, फ्लूइड है, कोई चीज़ फ्लो कर सकती है, जैसे एयर है, वाटर है, तो ये हमारे पास फ्लूइड है। इनमें जब आप आते हो तो उसके बाद हमारी जो कांस्टेंट वेलोसिटी आती है, और ये टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, ये होती है 2 ρg r² अपॉन 9 ईटा। इसको भी याद रखना, ये टर्मिनल वेलोसिटी होती है। उसके बाद हमारे पास दो फॉर्मूला बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है A1 V1 = A2 V2। याद रखिएगा, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम, जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पे भी वेलोसिटी कम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये A1 V1 = A2 V2 है, और ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो के इक्वल होता है। या इसको हम बोलते हैं फ्लो रेट, या इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। ये तीनों इसके नाम होते हैं, याद रख लो। कई बार ये पेपर में पूछा गया, AV = रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, या फ्लो रेट, या रेट ऑफ फ्लो इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T है, ये हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसको भी याद रखना है। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है चैप्टर नंबर 7, उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, विच इज़ अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। A = -ω² x होता है, ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट देके एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं। अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है किसी जगह पे, तो वेलोसिटी अगर आपने निकालनी है तो ω × r² - x² कह लो, या इसको x0² - x² कह लो, ठीक है, जो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आप लोगों ने टाइम पीरियड निकालना है, दो फार्मूले याद रखो, 2π/ω, एक होता है 2π × L/g। अगर तो ओमेगा गिवन है तो टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी के इन्वर्सली है, अगर लेंथ गिवन है तो ये वाला फार्मूला यूज करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, अब आपको पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ω/2π, ये भी याद रख लो। दो चीजें और याद रखनी है, कि जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होती है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो किसके इक्वल होती है, वो W sin of θ। W की जगह पे mg पुट कर दो, तो क्या बनेगा, mg sin of θ। तो पेपर में पूछा जाए कि रिस्टोरिंग फोर्स निकालो, मैस इतना है और एंगल इतना है, तो इस फार्मूला से निकालना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन इज, जो हमारे पास ये टाइम पीरियड का आपको बता दिया फार्मूला, फेज के बारे में आ जाता है। अब फेज के दो फार्मूले याद रखने हैं, x = x0 cos of ω t या cos of थीटा, या x = x0 cos of थीटा। अगर फेज निकालना हो तो इस फार्मूला से आप लोगों ने निकाल लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास वेव्स के बारे में है। अब वेव्स के बारे में आप लोगों ने कुछ चीजें याद रखनी है। पहले हमारे पास आ जाता है स्पीड फार्मूला V = F λ। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक और याद रखना है, न्यूटन का फार्मूला आ जाता है स्पीड ऑफ साउंड के लिए। न्यूटन ने कौन सा फार्मूला यूज किया था, P/ρ को यूज किया था। और उसके बाद इसने आइसोथर्मल प्रोसेस यूज किया था, जो कि इसने गलती की थी, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं यूज करना था। उसके बाद हमारे पास लैपलेस करेक्शन आ जाती है, जिसने गैमा को इंट्रोड्यूस किया था, उसका स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला था गैमा P/ρ। अब गैमा हमारे पास क्या है, डाई एटॉमिक गैस या किसी भी गैस का ये कांस्टेंट होता है। और इसने एडियाबैटिक प्रोसेस को यूज किया था। एडियाबैटिक का मतलब है सिस्टम में हीट एंटर लीव नहीं करती है, लेकिन सिस्टम क्या करता है, एक्सपैंड करता है। तो आइसोथर्मल तो ना रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जब कंप्रेशन होती है टेम्परेचर बढ़ता है, रेयरफेक्शन होती है टेम्परेचर कम होता है। तो न्यूटन के आइडियाज गलत हो गए थे। न्यूटन ने स्पीड निकाली थी 280 मीटर पर सेकेंड, लैपलेस ने निकाली थी 333 मीटर पर सेकेंड, और मॉडर्न वैल्यू है 332 मीटर पर सेकेंड। तो लैपलेस और न्यूटन की स्पीड में 16% का एरर था, यानी 16% न्यूटन की स्पीड पीछे थी, लैग कर रही थी। उसके बाद हमारे पास आता है स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। ये हमारे पास किस तरह होता है, ये होता है γ/T/m, इस फार्मूला के मुताबिक। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, ये भी याद रखना है। उसके बाद अगर आपको नंबर ऑफ बीट्स निकालना पड़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दो ट्रिक्स हैं, ये आपको नस्ट में भी बहुत फायदा देंगे। अगर तो नंबर ऑफ बीट्स निकालने हैं तो याद रखो वो होगा F1 - F2, वेयर F1 > F2। हमारे सिलेबस में ये पूरी बातें नहीं लिखी हुई, बच्चे गलती कर देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, F1 है हमारे पास 200 हर्ट्स, F2 है हमारे पास 212 हर्ट्स, तो बीट्स कितनी प्रोड्यूस होंगी ड्यू टू F1,
बीट्स कितनी प्रोड्यूस होंगी F1 की वजह से? 12 बीट्स प्रोड्यूस होंगी, 12 बीट्स। बी ऑप्शन क्या -12, सी ऑप्शन 0, या डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज? तो 0 प्रोड्यूस होंगी। बच्चे कहते हैं दोनों में जितना बीट्स में फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है उतने बीट्स होते हैं। तो भाई उसके लिए कंडीशन है F1 शुड बी ग्रेटर देन F2। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूँ F1 इज 200 हर्ट्स, F2 इज 212 हर्ट्स, और मैं आपसे पूछता हूँ F2 की वजह से बीट्स कितने होंगे, तो अब 12 बीट्स प्रोड्यूस होंगे। तो अब 12 बीट्स प्रोड्यूस होंगे, और बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जितनी नंबर ऑफ बीट्स हैं। तो बीट फ्रीक्वेंसी होगी 12 हर्ट्स, और इससे नंबर ऑफ बीट्स होंगी 12। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को एक और फार्मूला बताऊं स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर पे, तो वो होता है V इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 डिग्री टेम्परेचर, और टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद अगर आप लोग निकालना चाहते हो पीरियड ऑफ बीट्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। एक तो नंबर ऑफ बीट्स निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे याद रखो। नंबर ऑफ बीट्स हम निकालते हैं F1 माइनस F2 से, वेयर F2 एफ जो 1 है वो ग्रेटर होनी चाहिए F2 से। अभी हमने इसकी प्रैक्टिस भी की है कि F1 ग्रेटर होनी चाहिए F2 से, ओके। उसके बाद अब दूसरी चीज याद रखो, अगर तो पीरियड ऑफ बीट्स निकालना है तो वो किस तरह निकालेंगे? वो निकालेंगे T इज इक्वल टू 1/F - F2। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी। उसके बाद अगर आप लोगों से स्टेशनरी वेव की बात करूं, स्टेशनरी वेव का जो हमारे पास nth हार्मोनिक होता है, nth हार्मोनिक निकालने का फार्मूला होगा Fn इज इक्वल टू हमारे पास n इंटू 2/2L इंटू T/m। ये फार्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा, जबकि आप लोगों ने पढ़ा होगा Fn इज इक्वल टू NF1। एक ही बात है, ठीक है। इसको भी याद रख लो, ये nth हार्मोनिक निकालने का एग्जैक्ट ये फॉर्मूला होता है, जबकि जिसको हम क्या कहते हैं NF1 कहते हैं। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर हमारे पास अब दो तरह के पाइप्स होते हैं, ऑर्गन पाइप है, क्लोज पाइप है, बड़ी कंफ्यूजन होती है ना, आओ जरा उसको मैं याद करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो, हमारे पास दो तरह के पाइप होते हैं, एक ओपन पाइप है, एक क्लोज। याद रखो, ओपन पाइप दोनों एंड से ओपन है, और क्लोज पाइप सिर्फ एक एंड से क्लोज है। तो देखो, अगर तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, और एक साइड पे मैं लिख लेता हूँ ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। तो देखो, हमारे पास जो क्लोज ऑर्गन पाइप होगा उसमें क्या होगा? उसमें जो लैम्डा एन हमारे पास होगा वो 4L/n के इक्वल, और एन हमारा ऑड होगा, यानी फर्स्ट हार्मोनिक निकालना है तो एन की वैल्यू 2, सेकंड निकालना है 3, आगे 5, आगे 7 अप टू सोन। यानी अगर आपने कोई हार्मोनिक निकालना है उसकी वेव लेंथ, तो उसका ये फार्मूला है। और इसमें क्लोज ऑर्गन पाइप में ऑड पुट किए जाएंगे, जबकि अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो वो होगा 2L/n, और इसमें जो हमारे पास n होंगे वो क्या पुट किए जाएंगे? वो ऑल इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 ये होगा, ठीक है। और अगर डिस्टेंस बिटवीन टू नोड निकालना है तो हमजा बिल्कुल λ/2 के इक्वल आएगा, ओके जी। उसके बाद अगर आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो F1 किसके इक्वल निकलेगी? ये 1F1 के इक्वल निकलेगी। F2 कितने निकलेगी? 3F1। अब 3 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें n ऑड पुट किया जाएगा। F3 कितना होगा? 5F1 होगा। अब मुझे बताओ F4 कितनी होगी? इसकी फोर्थ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी वो होगी 7F1। तो ये पेपर में आता है कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक की क्लोज ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5F1 होगी। बच्चे रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगाने वाली तो इसमें चीज ही नहीं है। उसके बाद अब अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बात करें तो F1 विल बी इक्वल टू 1F1, F2 विल बी इक्वल टू 2F1, और F3 विल बी इक्वल टू 3F1। तो ओपन ऑर्गन पाइप में वैसी की वैसी ही आएगी। सही से बताओ 100% क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? फुल सारी चीजें क्लियर हुई हैं? अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट हमें कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज क्यों आता है? क्योंकि एक हमारे पास सोर्स है और एक हमारे पास ऑब्जर्वर है। या तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा या ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा या इससे दूर जाएगा। तो जब इस सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में रिलेटिव मोशन होगी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। उस चेंज इन फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। अब ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो डॉपलर इफेक्ट है ये कई तरह से हो सकता है। नॉर्मली आप लोगों ने याद रखना है, अगर तो हमारे पास एक कंडीशन बना लेते हैं कि सोर्स हमारा ऑब्जर्वर की तरफ जाए, सोर्स हमारा ऑब्जर्वर की तरफ जाए, तो फिर हमारे पास क्या होगा? आपने याद रखना है जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, V प्लस माइनस यू ओ, नीचे V माइनस प्लस यू एस, और आगे F O। याद रखो, अगर तो
सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी यू ओ है, वो रेस्ट जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, वी अपॉन, अब नीचे माइनस होगा तभी तो वैल्यू ज्यादा होगी, ये केस बनेगा जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। दूसरा केस है जब सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है, तो फिर केस क्या बनेगा, एफ विल बी वी अपॉन वी प्लस यू एस इंटू एफ, क्यों, क्योंकि नीचे प्लस होके वैल्यू ज्यादा और उससे ऊपर वैल्यू कम हो जाएगी, इन्वर्सली है। नंबर थर्ड पे केस बनेगा, अब सोर्स को रेस्ट पे रखो, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, तो जाहिरी तौर पे हमारे पास ये जो वी है इसमें प्लस हो जाएगी यू ओ, और नीचे सोर्स रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई एफ, तो यहाँ पे चेक करो, ऊपर वैल्यू ज्यादा होके फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा सुनाई देगी। ये थर्ड केस था। फोर्थ केस में क्या होगा, ऑब्जर्वर अवे जा रहा है सोर्स से, जब अवे जाएगा तो नीचे वी आएगी ना, क्योंकि नीचे था वी प्लस माइनस यूएस, यूएस तो जीरो हो जाएगी क्योंकि सोर्स तो रेस्ट पे है, और ऊपर हो जाएगा वी माइनस यू ओ, क्यों बोला, क्योंकि ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, माइनस होगा, और आगे एफ, तो ये माइनस होकर कम, तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ जा रहा है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। दोनों कैसे बढ़ाएंगे, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, क्योंकि नीचे माइनस होकर वैल्यू बढ़ेगी इंटू एफ। उसके बाद अगर हमारे पास सोर्स ऑब्जर्वर से अवे और ऑब्जर्वर भी अवे जा रहा है सोर्स से, दोनों कम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ऊपर तो हमारे पास माइनस आ जाएगा और नीचे हमारे पास प्लस आ जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस आएगा तब वैल्यू कम होगी। उसके बाद एक और केस देख लो, अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ लेकिन सोर्स अवे जा रहा है, अब देखो ऑब्जर्वर बढ़ा रहा है, ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाएगा, V प्लस यू ओ, लेकिन सोर्स अवे जा रहा है तो सोर्स भी नीचे प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सोर्स नीचे प्लस होगा तभी तो वैल्यू कम करेगा ना, तो ये हमारे पास केस बन जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे केसेस क्लियर हुए होंगे। अब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, तो फिर क्या बनेगा, अब चेक करो, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो सोर्स बढ़ा रहा है फ्रीक्वेंसी को, तो फिर क्या होगा, नीचे हमारे पास माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे माइनस होगा तभी तो वैल्यू बढ़ेगी ना, और ऑब्जर्वर अवे जा रहा है सोर्स से, तो इसलिए ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, ऑब्जर्वर कम करना चाह रहा है फ्रीक्वेंसी को, और एफ, तो ये हमारे पास केस बनेगा। मैंने आपको विद इन 2 मिनट्स 8 के 8 केसेस समझा दिए हैं। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 9 आ जाता है, आ जाओ जरा उस पे। चैप्टर नंबर 9 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल एंट्री टेस्ट के लिए। अगर तो आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखना है तो उसमें हमारे पास आएगा डी इज इक्वल टू एम लैम्डा, फेज शिफ्ट और फेज जो हमारे पास डिफरेंस आएगा उन तमाम को हम निकाल लेते हैं, और यहाँ पे एम की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव में जो हमारे पास डी होगा एम प्लस हाफ लैम्डा के इक्वल आता है, और यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास ऑड में आती है, ये भी याद रखना है। यहाँ पे m की वैल्यू 1 2 3 ही होगी, 0 1 2 3 होगी, वो आगे डिफरेंस आता है। उसके बाद अगर आप लोगों ने निकालना है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की वेवलेंथ, तो वो होती है 2p अपॉन एम के इक्वल। अगर डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग निकालनी है, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। अगर ग्रेटिंग एलिमेंट निकालने हैं, जो कि कई बार पूछा जाता है, तो ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस, जितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस है। उसके बाद वाई डी एस सी में से आ जाता है। उसकी अगर आप लोगों ने फ्रिंज स्पेसिंग निकालनी है तो ये आ जाता है हमारे पास डेल्टा वाई, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, L is distance between slit and screen, और D is separation between slits, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद जो हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर नंबर ऑफ लाइंस, 1 सेंटीमीटर पर नंबर ऑफ लाइंस आ जाता है। और उसके बाद ब्रैग इक्वेशन क्या होती है या ब्रैग लॉ क्या होता है उसको भी देख लो। जो हमारे पास ब्रैग लॉ होता है वो होता है 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, इसको भी याद रखना है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 10 आ जाता है, उसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 के अंदर से हमारे पास क्या क्या आ जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक है ये होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। उसके बाद जो मोलर स्पेसिफिक हीट है डेल्टा क्यू, ये किसके इक्वल आती है, ये हमारे पास सी एन डेल्टा टी के इक्वल आती है। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है जिसको हम कहते हैं मेयर रिलेशन, ये Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर आ जाता है, जनरल गैस कांस्टेंट। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर
फर्स्ट ईयर फिजिक्स, जो कि मैंने आपको तमाम की तमाम चीज़ें बता दी हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ सेकंड ईयर के रिलेटेड चीज़ों को। आई होप आपको ये तमाम चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब आओ ज़रा सेकंड ईयर की चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। कैपेसिटर के अंदर से Q इज इक्वल टू सी वी है हमारे पास, और C इज इक्वल टू Q अपॉन वी है। और इसका यूनिट क्या होता है, फेरिड होता है। और 1 फेरिड में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना चार्ज स्टोर करेगा, 1 कूलम का। उसके बाद यूजुअली इसके माइक्रो फेरिड में ली जाती है कैपेसिटेंस, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे कूलम फोर्स कम हो जाती है। उसके बाद अगर आप लोगों ने आर सी का वैल्यू लार्ज लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है ये हमारे पास स्लो होगी। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्लो होगी। अगर आर सी की वैल्यू स्मॉल है तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या होगी, फास्ट होगी। उसके बाद आर सी इक्वल टू टी होता है, या ओहम फेरेड इक्वल टू सेकेंड होता है, ये भी एमसीक्यूज पूछा गया है। उसके बाद हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आ जाता है, जिसमें याद रखना है H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी, हीटिंग इफेक्ट है, अगर हीटिंग इफेक्ट निकालना है। करंट का हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है एक किरचॉफ फर्स्ट रूल होता है, सम ऑफ ऑल द करंट चेंजेस इज इक्वल टू जीरो। इसको कहते हैं लूप रूल। इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। और सम ऑफ डेल्टा वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, ये होता है हमारे पास जंक्शन लूप रूल होता है। एक जंक्शन रूल और एक हमारे पास डेल्टा वी वाला लूप रूल होता है। इसमें आप लोगों ने याद रखना है, अगर जो फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ है वो क्या है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, कि एक पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है ना उतना ही जा रहा होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर करंट फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बताना है कितना होगा। अब देखो, ये 2 एम्पेयर का आ रहा है, यहाँ पे 3 एम्पेयर, यहाँ पे 4 एम्पेयर, यहाँ पे बताओ कितना होगा। मैंने आपको बताया है कि जितना करंट आएगा एक पॉइंट पे उतना ही जाएगा। तो आने वाला देखो ये भी आने वाला है, ये भी आने वाला है। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो बताओ मुझे ये वाला कितना होगा, ये 1 एम्पेयर का होगा, जाने वाला 1 एम्पेयर का। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये एक पॉइंट है जिसपे ये करंट जा रहा, यहाँ पे करंट आ रहा है, और यहाँ से करंट आ रहा है, और यहाँ से करंट जा रहा है। अगर ये 2 का है, ये -3 का है, ये 4 का, तो बताओ ये वाला कितने का होगा। तो सोचो, आने वाला करंट कितना है, ये आने वाला। अच्छा, और ये भी आने वाला। तो 4 और ये तो 1 एम्पेयर आ रहा है, टोटल 1 एम्पेयर आ रहा है, तो जाएगा भी 1 एम्पेयर, तो 2 जा रहा है ना, 2 जा रहा है, ऐसे ही है। तो ये कितना होगा, ये -1 का होगा। नहीं ना, -3 का तो -2 हो जाएगा अल्लाह के बंदो। 4 में से 3 को निकालो तो 1 एम्पेयर गया, आया, मतलब इन वाला करंट 1 है तो आउट वाला भी 1 होना चाहिए। ठीक है, ये 1 होना चाहिए। कैसे 1 होगा, जाने वाला ये 2 एम्पेयर है, और एक और जाने वाला -1 होगा, तो 2 - 1 + 1 होता है। तभी तो ये हमारे पास 2 - 1 + 1 होगा। एवरीबडी क्लियर कि ये फोर्थ वाला करंट कितना होगा, -1 होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ओके जी। उसके बाद हम आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है इसी के अंदर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, याद रखिएगा। रियो स्टेट हमारे पास क्या होता है, रियो स्टेट एक इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पोटेंशियोमीटर हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोटेंशियल को मेजर करता है विदाउट ड्राइंग एनी सर्किट डायग्राम। उसके बाद जो रियो स्टेट होता है इसकी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर भी यहाँ पे एक टॉपिक बन सकता है, इनका भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है ओहम्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, वो 1/R होता है, या उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टेंस इज अ कांस्टेंट इन ओहम्स लॉ। उसके बाद रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं, रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, कंडक्टेंस का यूनिट जी, यानी उसका यूनिट होता है पर ओहम, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर, और कंडक्टिविटी का यूनिट होता है पर ओहम पर मीटर, या मोह पर सेमन होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर 14 हमारे पास है दो फार्मूलाज, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। ये फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर है, डिपेंड
करती है करंट पे, लेंथ पे, और लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पे। ये मैक्सिमम होती है व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, यानी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ आपस में 90 के एंगल पे है। एक होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ये होता है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, वेयर क्यू इज चार्ज ऑन पार्टिकल, v इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड b इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर तो हमारे पास कोई एक बॉडी है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर होगी, तो उस पर फोर्स क्या लगेगी, मैक्सिमम लगेगी। अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, वो पैरेलल एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन जीरो है, एंगल जीरो बनेगा, सो नो फोर्स विल एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अगर कोई न्यूट्रॉन की बात करें, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो फोर्स जीरो लगेगी। एक्स रे की बात करें कितना है, तो उस पर फोर्स जीरो लगेगी। गैमा रेस की बात करें, उस पर नो चार्ज, तो फोर्स जीरो लगेगी। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, उन पे फोर्स लगेगी। अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन पे कितनी फोर्स है, जीरो। अल्फा पार्टिकल पे है, यस है, क्यू वी बी। एक्सरे पे है, नो फोर्स, क्यों नहीं है, क्योंकि उस पर चार्ज नहीं है। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हैं, तो फोर्स जीरो, क्यों, क्योंकि रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी जीरो, एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी जीरो, बी तो जीरो इंटू समथिंग दैट विल बी जीरो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो या तो एम मीटर में, या आप कर सकते हो वोल्ट मीटर में। एम मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें शंट लगाना पड़ती है पैरेलल में, लेकिन एम मीटर खुद क्या लगता है सर्किट में, सीरीज में लगता है। एम मीटर का काम होता है करंट को मैयर करना, और सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। वोल्ट मीटर के साथ रेजिस्टेंस क्या लगाई जाती है, एक सीरीज के साथ, लेकिन वोल्ट मीटर खुद क्या लगता है, पैरेलल लगता है। क्यों, वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज को मैयर करना, और पैरेलल के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। और घरों के अंदर जो होम हमारी अप्लायंसेस सर्किट्स होते हैं, उसमें पैरेलल सर्किट लगाया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि घर के अंदर अगर अगर एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये घर है और इसके रूम्स हैं, इसमें एक लाइट चली गई यहाँ पे इस रूम की, तो क्या दूसरे की लाइट चली जाएगी, नो, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल में एक सर्किट कट ऑफ हो तो दूसरा एज इट इज चलता रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। सीरीज में याद रखिएगा, सीरीज में चार्ज और करंट सेम रहते हैं, और जो हमारे पास पैरेलल है उसके अंदर वोल्टेज सेम रहता है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 15 आ जाता है। इसमें आप लोगों ने याद रखना है, एक E इज इक्वल टू हमारे पास वी बी एल साइन ऑफ थीटा होता है, और इसमें नेगेटिव भी साथ आ रहा होता है। एक E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एक हमारे पास यहाँ पे E इज इक्वल टू एन डब्ल्यू ए बी साइन ऑफ थीटा आता है। उसके बाद हमारे पास एक E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी आता है। ये सारे फार्मूलाज याद रखने हैं। और एक E इज इक्वल टू हमारे पास आई आर आता है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, या इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। उसके बाद जो हमारे पास फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर, इसका यूनिट होता है वेबर, या इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, ये भी याद रखना है। जो बी के यूनिट है, दोबारा देखो, एक होता है टेस्ला, एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। उसके बाद हम आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ में एक ही हमारे पास कॉइल होती है, और यहाँ पे दो होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जिसको करंट देते हैं प्राइमरी, जिसको गैल्वानोमीटर से जोड़ते हैं वो सेकेंडरी होती है। और यहाँ पे याद रखिएगा, म्यूचुअल के अंदर एन एस फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी के इक्वल होता है, और यहाँ पे एन फाई इज इक्वल टू एल आई के इक्वल बनता है, ये भी याद रखेगा। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, ये एम और एल दोनों के यूनिट क्या होते हैं, हेनरी होते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में हमारे पास दो रिलेशन है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, एक होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। और एक हमारे पास, और ये दोनों किसके लिए होते हैं, करंट और वोल्टेज की RMS वैल्यू को निकालने के लिए। और एम मीटर वगैरह भी ये RMS वैल्यू निकालते हैं, वोल्ट मीटर भी RMS वैल्यू निकालते हैं। एक VRMS का फॉर्मूला होता है V नॉट अपॉन स्क्वायर रूट टू, और इसी तरह IRMS का फॉर्मूला होगा I नॉट अपॉन स्क्वायर रूट टू, ये भी याद रखना है। अगर पेपर में दिया जाए कि V नॉट की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो VRMS कितना होगा, तो 7 होगा। कैसे, क्योंकि VRMS इक्वल टू वी नॉट अपॉन स्क्वायर रूट टू, वी नॉट की जगह 10 और 1 अपॉन स्क्वायर रूट टू 0.7 होता है, ये पॉइंट खत्म किया, 10 10 से कैंसिल, तो 7 वोल्ट इज द राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और इक्वेशन बना के लिखता हूँ, I इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5
फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू 5 sin of 20 डिग्रीज। तो मुझे बताएं इसकी आई आर एम एस वैल्यू कितनी होगी। आप बोलोगे आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 2। अब आपको पता है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा होता है, तो आई नॉट की जगह पे 5 पुट करो तो 5 अपॉन स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो ये 5 × इसको खत्म करो 10, तो ये 1.2, तो 7/2 इज 3.5 इज द राइट आंसर। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर, यस और नो? ओके। उसके बाद हमारे पास आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है आर सी सर्किट। आर सी सर्किट के अंदर करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। अगर आर एल सर्किट की बात की जाए तो वोल्टेज लैग करता है और करंट यहाँ पे वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात की जाए तो दोनों इन फेज होते हैं। अगर इसके पावर फैक्टर की बात की जाए तो पावर फैक्टर कोसाइन ऑफ 90 कितना हो जाएगा, 0। इसके पावर फैक्टर की बात करूं कोसाइन ऑफ 90 0। इसके पावर फैक्टर की बात करूं कोसाइन ऑफ 0 विल बी 1। सो यू कैन से कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 1 होता है, बाकी इन दोनों का 0 होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए आर एल सी सीरीज सर्किट है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर कितना होगा, 1, क्योंकि सर्किट प्योर रेजिस्टिव होता है। एवरीबडी क्लियर? अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर एल सी सर्किट का, मैंने आपको बता दिया। आगे चैप्टर नंबर 17 को देखते हैं जी। हनान आपका क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 17, सर किसी क्वांटिटी को कैसे पता चलेगा स्केलर या वेक्टर? इजी वे में। इजी वे में ये है कि अब उस क्वांटिटी को याद रखना पड़ना है, मैक्सिमम चीज़ों को याद रखना पड़ना है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ टॉर्क है, अब वो याद रखना पड़ेगा ना। अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो आगे वेक्टर, तो इसको याद ही रखना पड़ना है। ओके, चैप्टर 17 के अंदर आपके पास स्ट्रेस आ जाती है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन हमारे पास आ जाती है नो यूनिट, ये होती है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस का यूनिट भी सेम होता है, डायमेंशन भी सेम होती है। स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास आ जाती है 1/2 F क्रॉस डेल्टा एल, ये याद रखना है। या स्ट्रेन एनर्जी होती है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ये भी याद रखना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट अगर मूव करें तो हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरा के अंदर हमारे पास क्या होता है, एटम एक टाइनी मैग्नेट बनता है। डाया में नो मैग्नेट, कोई मैग्नेट नहीं होता है। फेरो के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, ये याद रखना है। जैसे आयरन इसकी एग्जांपल है फेरो की। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आगे चलें तो आ जाता है कि आयरन को किसके लिए हम यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए, ये भी याद रखना है। आगे चैप्टर नंबर 18 की तरफ चलते हैं। लॉजिक गेट्स हैं, एक बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स तीन तरह के होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है हमारे पास और, एक होता है नॉट। यूनिवर्सल दो तरह के होते हैं, एक नॉर होता है और एक हमारे पास नैंड होता है। आप लोगों ने याद रखना है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स आर यूज टू मेक बेसिक लॉजिक गेट्स। उसके बाद एंड में हमारे पास इक्वेशन में क्या आ रहा होता है, एक्स इक्वल टू ए डॉट बी। और में क्या आ रहा होता है, और में हमारे पास एक्स इक्वल टू ए प्लस बी आ रहा होता है, सही है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास नैंड में क्या होता है, नॉट लग जाती है नैंड के में, एंड के साथ नॉट, और के साथ अगर नॉट लग जाए तो ये क्या बन जाता है, ये नॉर बन जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वन नैंड गेट होगा तो ये एक नॉट के इक्वल होगा। अगर दो नैंड गेट होंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये एंड के इक्वल होगा। और अगर तीन नैंड गेट होंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा और के इक्वल। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 में इंपॉर्टेंट आ जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। नंबर 1, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन देगा, विजिबल लाइट का फोटोन। कॉम्पटन इफेक्ट कौन देगा, एक्सरे का फोटोन। पेयर प्रोडक्शन कौन देगा, गामा रेज का फोटोन। इनकी एनर्जी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, इनकी एनर्जी 0.1 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रेज की होती है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोर देन इंक्रीज आती है, डबल से भी ज्यादा हो जाती है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि टी इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर होता है। अगर आप v को c के इक्वल लेके चले जाओ तो टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा, मैथ भी इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन लेंथ जीरो हो जाएगी। एक्चुअली इट इज इम्पॉसिबल टू मूव विद रिलेटिविस्टिक स्पीड। अगर मैं आपसे पूछूं किस स्पीड के ऊपर
किस स्पीड के ऊपर हमारा मास डबल हो जाएगा। तो याद रखना है वो स्केयर रूट 3/2 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट का अगर हम स्केयर रूट 3/2 अटेन कर लेना तो हमारा मास डबल हो जाएगा। तो और दूसरा याद रखना है जो मूविंग मैसेज होते हैं ये ज़्यादा होते हैं किसकी निस्बत, मास एट रेस्ट की निस्बत। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 20 में हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, दो चीज़ें जो हमारे पास होता है ना, एंगुलर मोमेंटम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट के। लीनियर मोमेंटम इन्वर्सली होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल दूसरे तीसरे चौथे आगे चले जाओ तो मुझे बताओ अगर हम हायर ऑर्बिट्स में जाएंगे तो पांचवें ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा या लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, लीनियर मोमेंटम कम होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है एंगुलर मोमेंटम बढ़ता है। और सेकंड के अंदर लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा और एंगुलर मोमेंटम कम होगा। जैसे अगर एक मैं आपसे क्वेश्चन को डिस्कस करूं, पेपर में पूछा गया था अगर ऑर्बिट्स n1/n2 की रेशियो आ रही है 3/4, तो मुझे बताओ p1/p2 कितनी होगी, इसके लीनियर मोमेंटम की रेशियो कितनी होगी, 3/4 होगी या 4/3 होगी या 9/16 होगी या 16/9 होगी। तो डेफिनेटली जो लीनियर मोमेंटम है इनवर्सली है ना नंबर ऑफ ऑर्बिट के, तो डेफिनेटली अगर ये 3/4 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास एक्सरेज आ जाती हैं। अब एक्सरेज के अंदर आप लोगों ने याद रखना है एक्सरेज हमारी दो तरह की होती हैं, एक होती है के सीरीज, एक होती है एल सीरीज। के सीरीज की एनर्जी ज़्यादा होती है और एल सीरीज की एनर्जी कम होती है, लेकिन इनकी वेवलेंथ ज़्यादा और इनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है। के में आगे तीन होती हैं, के अल्फा, के बीटा, के गैमा। सबसे ज़्यादा एनर्जी के गैमा की, फिर बीटा के अल्फा की सबसे कम। इस तरह अगर के और एल में देखा जाए तो के सीरीज की एनर्जी ज़्यादा होती है एल सीरीज की निस्बत। उसके बाद अगर मैं ग्राफ की मदद से इसको शो करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे हमारे पास, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये के रीजन है, के सीरीज है, ज़्यादा एनर्जी है, चेक कर लो इसकी एनर्जी ज़्यादा है। और एल रीजन की एनर्जी क्या आ रही है, कम आ रही है, वो नीचे आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, के अल्फा, यहाँ पे के बीटा और यहाँ पे के गैमा होगा। इसी तरह एल में क्या होगा, पहले एल अल्फा, फिर ज़्यादा एल बीटा और उससे ज़्यादा एल गैमा आ जाएगा, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इसी चैप्टर के अंदर, एक होती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन अल्ट्रा वायलेट में जाती है। जो बाल्मर सीरीज है उसकी स्पेक्ट्रल लाइन किस में जाती है, विजिबल रीजन में, और ये कई बार पूछा जाता है। जो हमारे पास पास्चन आ जाती है, जो हमारे पास ब्रैकेट आ जाती है, जो पी फंड आ जाती है, जो हम फ्रीज आ जाती हैं, इन सब की स्पेक्ट्रल लाइन किस में जाती है, इंफ्रारेड। लेकिन पेपर में पूछा जाए कि इंफ्रारेड रेज के अंदर, इंफ्रारेड रीजन के अंदर किसकी स्पेक्ट्रल लाइन जाएगी, और ये चारों ऑप्शन हो तो किसको चूज करेंगे, चारों ऑप्शन आ जाएं तो फिर हम चूज करेंगे पास्चन को, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है इंफ्रारेड रीजन। और बाल्मर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन विजिबल रीजन में जाती है और लाइमन की किधर जाती है, अल्ट्रा वायलेट के अंदर। उसके बाद आगे अगर मूव करें तो हमारे पास लेजर आ जाता है। लेजर हमारे पास होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और लेजर को बनाने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक हमारे पास होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है सारी की सारी पॉपुलेशन इन्वर्ट हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एटम है, एटम के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी तो वो हाइट शेल के अंदर चले गए। तो देखो इलेक्ट्रॉन पहले सारे इधर थे, फिर एक्साइट होके हाइट शेल में चले गए, तो क्या पॉपुलेशन इन्वर्ट हुई, क्या पॉपुलेशन इन्वर्जन हुई, बिल्कुल हुई। दूसरा होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब होता है बारी बारी रेडिएशंस को एमिट करना, फिर ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद डी एक्साइट होंगे और इन सारी रेडिएशंस को एमिट करेंगे। इन सारी रेडिएशंस को एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा और इनको मिलाया जाएगा और लेजर लाइट बन जाती है। लेजर लाइट मोनोक्रोमैटिक होती है और इंटेंस होती है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है इसकी सिंगल वेवलेंथ होती है, इसका सिंगल कलर होता है या सिंगल वेवलेंथ होती है, और ये यूनी डायरेक्शनल एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, इंटेंस होती है, ज़्यादा हार्डर होती है। उसके बाद आगे मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, दैट वन इज चैप्टर नंबर 21। चैप्टर 21 में याद रखिएगा दो तीन चीज़ें। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसमें सेम अटोमिक नंबर होता है, अटोमिक मास डिफरेंट होता है। उसके बाद आइसोबार आ जाते हैं। आइसोबार में हमारे पास क्या होता है, अटोमिक नंबर तो हमारे पास डिफरेंट होते हैं, अटोमिक मैथ सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। फिर आइसोटोन्स आ जाता है। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है फिशन रिएक्शन, एक होता है फ्यूजन।
फिशन में हमारे पास क्या होता है, फिशन में हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट अप होके स्मॉलर न्यूक्लियाई, तो फिशन होगा। और फ्यूजन में दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस, इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस स्प्लिट अप होके छोटे छोटे न्यूक्लियाई के अंदर। उसके बाद एक होता है साइड चेन फिशन रिएक्शन। ये जो साइड चेन फिशन रिएक्शन होता है ना, ये हाइड्रोजन बम या एटम बम को बनाने में यूज होता है। और याद रखिएगा जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये फर्दर आगे चेन करते जाते हैं, चेन में आगे रिएक्शंस करते जाते हैं। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में आ जाते हैं तीन काउंटर। एक आ जाता है हमारे पास जीएम काउंटर, गीगर मूलर काउंटर। एक आ जाता है हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो ये सारे चैम्बर याद रख लो, विल्सन क्लाउड चैम्बर, गीगर मूलर काउंटर, और एक हमारे पास आ जाता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ये तीनों का पर्पस होता है अल्फा बीटा गैमा रेज को डिटेक्ट करना। विल्सन क्लाउड चैम्बर सिर्फ डिटेक्शन करता है, काउंटिंग नहीं करता, काउंटिंग नहीं करता। गीगर मूलर काउंटर डिटेक्शन भी करता है, काउंटिंग भी। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर डिटेक्शन भी करता है, काउंटिंग भी। बेस्ट सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है क्योंकि इसका डेड टाइम कम होता है, ये थोड़े वक्त में ही काउंटिंग शुरू कर लेता है। इसकी जो काउंटिंग होती है वो स्लो होती है, और इसकी काउंटिंग फास्ट होती है, ये याद रखना है। और जो हमारे पास जी एम काउंटर होता है, गीगर मूलर काउंटर, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कोई ये गैस को यूज कर लेते हैं इसकी काउंटिंग के लिए। विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर हमारे पास क्विंचिंग प्रोसेस होता है, और जो क्विंचिंग गैस हम यूज करते हैं वो ब्रोमीन गैस यूज करते हैं, ये भी याद रखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसी चैप्टर के अंदर ये याद रखना है, अल्फा रेज जो होती हैं उनका पाथ स्ट्रेट होता है, थिक होता है। बीटा रेज जो है इनका पाथ क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस सा होता है, थिन होता है। और गैमा रेज का पाथ हमारे पास ऑर्बिट्रेरी होता है। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन किसकी होती है, अल्फा की, फिर बीटा की, फिर गैमा की। पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा गैमा की होती है। गैमा इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी होल्ड करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी होल्ड करता है गैमा, याद रखिएगा। इसकी जो होती है वो माइल्स या किलोमीटर होता है। दैट वाज ऑल अबाउट योर फिजिक्स। आई होप आपको तमाम चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब हम मूव कर लेते हैं यहाँ पे मैथ के टॉपिक्स की तरफ। मैथ की अब हम पूरी डिस्कशन करते हैं। उससे पहले आपको बेसिक मैथ करवा देता हूँ मेडिकल वालों का, जिनका बेसिक मैथ आएगा। जरा देखो, बेसिक मैथ के अंदर हमारे पास सिर्फ अरिथमेटिक का पोर्शन आता है। अगर अरिथम इसमें कोई अलजबरा नहीं आएगा, इसमें कोई ज्योमेट्री नहीं, सिर्फ अरिथमेटिक का पोर्शन आएगा, उन्हें वाजे लिखा हुआ है। अरिथमेटिक में क्या आएगा, मीन आएगा। अब मीन में याद रखो एवरेज हमारे पास होता है सम अपॉन नंबर। सम निकालेंगे हमारे पास किसके इक्वल, एवरेज इंटू नंबर। और अगर आपने नंबर निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, सम अपॉन एवरेज। तो ये तीनों फार्मूलाज नंबर वन। उसके बाद मॉड में आपको पता मोस्ट रिपीटेड टर्म होते हैं, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई हो। उसके बाद मीडियन होता है जो मिडल टर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 में मीडियन 4 है, 2 4 6 8 में मीडियन 4 और 6 है। दोनों मीडियन है तो एवरेज ले लेनी है, इसको 2 पे डिवाइड करो तो 5 मीडियन बनेगा। इसके बाद हमारे पास आगे फर्दर चलें तो हमारे पास आ जाते हैं एजिस प्रॉब्लम। अब एजिस प्रॉब्लम बहुत कम रिपीट होंगे, एनयू टेक में, ये नेट वगैरह में आएंगे। इसमें मेडिकल वालों को सिर्फ एनयू टेक आएगा, और वो भी अरिथमेटिक। तो एजिस प्रॉब्लम आए तो दो ट्रिक याद रखो। अगर तो आफ्टर का वर्ड यूज किया जाएगा ना, तो आफ्टर का मतलब ये होगा कि आपने उनकी एजेस में 5 को ऐड करना है, जैसे 5 ईयर आफ्टर या इस तरह। अगर बिफोर का वर्ड होगा, जैसे आपकी एज है 17 ईयर, मैं पूछता हूँ आफ्टर 5 ईयर कितनी हो जाएगी इंशाल्लाह, तो दैट विल बी 22 ईयर्स। बिफोर 5 ईयर कितनी थी, माइनस कर लो तो 12 ईयर थी। तो ये तमाम चीजें भी याद रखनी है। उसके बाद वर्क के रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। वर्क हमारे पास है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ए का वर्क है टोटल, फॉर एग्जांपल ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज, ये बड़ा लॉजिक है। ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, ए कर सकता है 5 डेज में। तो उसके एक दिन का काम कितना होगा, 1/5 होगा। बी कर सकता है 6 डेज में, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/6 होगा। दोनों मिला के कितने दिन में कर सकते हैं, तो वो होगा 1/ab इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। और एंड पे जो आंसर आएगा उसको उल्टा भी करना है, क्योंकि ए बी निकालना आप लोगों ने। तो ये वर्क प्रॉब्लम के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद अरिथमेटिक के अंदर आप लोगों से कम्बिनेशन परमुटेशन के रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। अगर मैं पूछता हूं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल लीडर वर्ड है, LEADER, इसको कितने वेज है अरेंज करने के, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल जितनी रेपिटेशन है, ई 2 बार आया तो नीचे 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दो। अब इसको एक्सपैंड करो, 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 2 से कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, 12 2 5 ज़ा हमारे पास बनेगा, दैट विल बी 60, 60 इंटू 6 दैट विल बी 360। तो इस तरह आप लोगों ने निकाल लेना है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने कहीं पे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ऑफिस बॉय, इसको अरेंज करना है, इनमें से सिलेक्शन करनी है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, NPR, क्योंकि NPR में ऑर्डर मैटर करता है और सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। उसके बाद हमारे पास
सीक्वेंस एंड सीरीज आ जाए तो उसको देखना बहुत जरूरी है। वो देखो पहले, सीक्वेंस एंड सीरीज में याद रखना एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें जनरल टर्म निकाली जाएगी A1 + n - 1 × D, ये जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। और उसके बाद अगर आप लोगों ने यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकालनी है तो दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होती है, यानी दूसरी टर्म को पहली पे डिवाइड करोगे तो आंसर सेम आएगा। किसके सेम आएगा, अगर आप लोग चौथी को तीसरी पे डिवाइड करोगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर दूसरी में से पहली को माइनस करो या आप तीसरी में से दूसरे को माइनस करो तो ये कॉमन डिफरेंस सेम होता है एपी के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म बताओ तो 1 3 आपने बताना है, 6 9 फॉर एग्जाम्पल 12, तो अगली टर्म बताओ कितनी होगी। तो 1 3 3 3 का गैप है तो 15, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो ये बेसिक मैथ के रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। आपको सजेस्ट करूंगा साथ में एनटीएस नेट की बेसिक मैथ भी पढ़ लो। सिर्फ मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वालों और कंप्यूटिंग वालों का, आईसीएस वालों का नहीं होगा बेसिक मैथ एनयू टेक में, उनके एडवांस मैथ होगा। अब एडवांस मैथ के अंदर मैं आप लोगों को अब इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ कि आप लोगों के एडवांस मैथ की क्या क्या चीज़ें आएंगी, ज़रा देखते जाओ। एडवांस मैथ को हम शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से। आराम सुकून से आप लोगों ने इन चीज़ों को देखते जाना है। 11 मैथ को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। 11 मैथ, और ये बेसिक मैथ वालों को भी बहुत फायदा देगा। सबसे पहले आपके पास चैप्टर आ जाता है कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब कम्प्लेक्स नंबर के बारे में याद रखना, दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल A + B आयोटा है, तो A रियल पार्ट है, B इमेजिनरी पार्ट है, इसको याद रखना है। जैसे मैं पूछता हूँ 4 आयोटा में रियल पार्ट कितना है तो 0 है। मैं पूछता हूँ ना अगर 4 के अंदर इमेजिनरी पार्ट कितना है तो वो 0 है, याद रखना आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों से अगर पूछा जाए ना फॉर एग्जांपल रैशनल और इरेशनल का, अगर तो परफेक्ट स्केयर बन जाए, अगर तो परफेक्ट स्केयर बन जाए तो वो रैशनल होता है, अगर परफेक्ट स्केयर ना बने तो वो इरेशनल होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब जैसे पाई हमारे पास क्या है, पाई हमारे पास इरेशनल है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। पाई इज अ इरेशनल, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों से पेपर में पूछ सकते हैं। उसके बाद अब हम आगे चलें तो हमारे पास क्या क्या आ जाता है, हमारे पास और इस चैप्टर के अंदर से आ जाता है, अगर आयोटा की पावर 4n आ जाए तो ये 1 के इक्वल आती है। आयोटा की पावर 4n आ जाए तो ये 1 के इक्वल आती है, इसको भी आप लोगों ने याद रख लेना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ जाए आयोटा की पावर 4 2 4 5, तो आपने इसको सबसे पहले क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, 4 पे डिवाइड करना है। तो ये 4 पे डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर तो कोई चीज़ 4 पे डिवाइड हो रही है तो आयोटा आंसर आएगा। कितना लेवल का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर कोई चीज 4 पे डिवाइड हो रही है, यानी 4 रेज़ टू पावर n आ रही है, तो उसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, उसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब जैसे ये 4 पे हो रहा है तो इसका आंसर हमारे पास आयोटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। यानी अगर आयोटा की पावर 4n है तो ये 1 आएगा। अब कोई चीज 4 पे डिवाइड कर रही है तो आंसर उसका 1 आएगा और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद जैसे आप लोगों को मैं एक और चीज बता देता हूँ, अगर हमारे पास 4 कंजेक्टिव कहीं पे पावर आ जाए ना, 4 कंजेक्टिव पावर आयोटा की आ जाए, कंजेक्टिव पावर, तो वो जीरो होगा। जैसे आयोटा प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4, तो 4 कंजेक्टिव पावर आई है तो जीरो के इक्वल आएगा। अगर 4 कंजेक्टिव का प्रोडक्ट करना है, आयोटा इंटू आयोटा स्केयर, आयोटा क्यूब है, आयोटा 4 है, कहीं पे भी, या आयोटा 21 आयोटा 22 आयोटा 23 आयोटा 24, 4 कंजेक्टिव का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, -1 के आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो। कहीं पे, कहीं पे आपको 4 कंजेक्टिव, ये याद रखो, 4 कंजेक्टिव आप लोगों को आयोटा की पावर नजर आ गई तो उनका सम किसके इक्वल होगा, 0, और उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ये याद रख लो, ये सिलेबस में नहीं मिलेंगे, ये नस्ट में बहुत फायदा देगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलें तो अब इतना काफ़ी है इसके अंदर। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ। अब चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वो डेरिवेटिव के बारे में चैप्टर है। अब डेरिवेटिव चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को कहते हैं। अब याद रखो जैसे हमारे पास आ जाए 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x एज इट इज़ और नेचुरल लॉग ऑफ 2 और आगे x का 1 डेरिवेटिव। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 2x² का कितना होगा, तो 2x² एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ 2x और आगे x² का 2x आ गया, तो ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। अब इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है डेरिवेटिव के अलावा कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ x20 का, आप मुझे 20th डेरिवेटिव बताओ, 20th डेरिवेटिव बताओ, तो अल्फा ऑप्शन इसका कितना होगा, तो याद रख लो इसको 20
फैक्टोरियल होगा। अगर आपसे पूछा जाए एक्स की पावर 40 और इसका 40th डेरिवेटिव ही बताओ, तो जितनी पावर होगी उतना फैक्टोरियल ले लो, वो उसका डेरिवेटिव होगा। 40 फैक्टोरियल विल बी द राइट आंसर। ओके। उसके बाद आप लोगों ने 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको सारा याद कर लेना है कि ई एक्स की एक्सपेंशन क्या होगी मैक्लॉरन टेलर सीरीज की। उसके बाद आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा डिफरेंशियल डेरिवेटिव में फ़र्क क्या होता है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स होता है, डी एक्स इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज। इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0 होते हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास किसके बाद, अच्छा, ये मैं आपको वैसे ना मैंने सेकंड ईयर का स्टार्ट करवा दिया। ये सेकंड ईयर का, पहले मैं आपको ये फर्स्ट ईयर मैथ का नहीं मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे शायद मैंने आपको फर्स्ट 11 मैथ बोला है ना, तो ये मैं किसका करवा रहा हूँ, ये सेकंड ईयर का पहले करवा रहा हूँ, 12 मैथ का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन के रिलेटेड चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 3। अब इंटीग्रेशन में नंबर 1 चीज़ जो आप लोगों को करनी है, वो आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 इसके छोटे छोटे क्वेश्चन लाजमी तौर पे करने, बल्कि आप लोगों को आते भी होंगे, भी आपने बोर्ड के एग्जाम दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों ने वो याद रख लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसको देख लेना है। उसके बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है एनालिटिकल ज्योमेट्री है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्लोप निकालने और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी। यानी स्लोप कैसे निकल सकता है, वो हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या माइनस x अपॉन y, x का कोफिशिएंट अपॉन y, अगर एक लाइन है साथ साइन चेंज कर देना है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये वाला याद रखना है। और उसके बाद y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स इन माइनस x1, ये वाली याद रख लेनी है। उसके बाद हमारे पास जो पैराबोला है, उसके बारे में लिख लो कि पैराबोला वन शॉट पास एजुकेशन सिस्टम वो सुनना है, और वेक्टर वन शॉट इसको सुन लेना। पैराबोला लाजमी सुन लेना है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फर्स्ट ईयर के अंदर से हमारे पास मैट्रिसेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लो। मैट्रिसेस वाले की सिर्फ डेफिनेशंस आप लोगों ने करके जानी है, डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशन लाजमी तौर पे करके जानी है। अब मैट्रिसेस के अंदर से कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। देखो, अगर तो किसी का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए ना, तो उसका रैंक 1 होता है, रैंक 1 होता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए, तो फिर उसका रैंक कितना होगा, सेकंड होगा। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अगर हमारे पास सिमेट्रिक, अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि ए स्क्र A4 A6 ये क्या होंगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, ये सिमेट्रिक होंगे। और उसके बाद अगर हमने स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, ठीक है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, तो वो A3 A5 A7, बड़े ट्रिक्स बता रहा हूँ। ऑड वाले स्क्यू सिमेट्रिक होंगे और इवन वाले सिमेट्रिक होंगे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जैसे नील पोटेंट मैट्रिक्स एक होते हैं, अगर मैट्रिक्स 0 हो जाए ना, पूरे का पूरा मैट्रिक्स 0 हो जाए, तो इसको बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर पूरे का पूरा मैट्रिक्स 0 हो जाए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आप लोगों के साथ मैं फर्दर डिस्कस करता हूँ, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट के बारे में चीज़ें आ जाती हैं। अब डिटर्मिनेंट आप लोगों को पता ही है, हमारे पास डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं या रो वाइज एक्सपैंड करके या कॉलम वाइज करके। उसके बाद होमोजीनियस भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़, डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका ओनली वन सोल्यूशन होता है, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन ये आपको बहुत हेल्प करेगा नस्ट वगैरह के टेस्ट के अंदर भी। उसके बाद ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास थी होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, ये सारे के सारा होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। और अगर हम यहाँ पे बात करें हेट्रोजीनियस यानी नॉन होमोजीनियस के लिए, तो नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे और नो सोल्यूशन, या कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो सिस्टम का ओनली एंड ओनली वन सोल्यूशन ही होगा, ये भी याद रखना है। उसके बाद फर्दर मूव करें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ जाता है फर्स्ट ईयर का। अब फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 आप लोग देखें, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें हमारे पास A x² प्लस B x प्लस C क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल टू 0। इसमें A शुड नेवर बी इक्वल टू 0, B कैन बी इक्वल टू 0। जैसे 4x² क्या क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है, इसका B हमारे पास 0 है, ये भी आपने याद रखना है। रूट्स की नेचर निकालनी है, तो डिस्क्रिमिनेंट ले लेना है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, B² माइनस 4AC के इक्वल होता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है क्या क्या बोला,
अगर तो हमारे पास आ जाए -1, तो -1 के सॉरी वन के क्यूब रूट्स क्या क्या होते हैं? वन के क्यूब रूट्स होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। -1 के क्या होंगे? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। 8 के क्या क्या होंगे? 2 होगा, 2 ओमेगा होगा, 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। -8 के क्या होंगे? -8 के होंगे -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। 27 के हमारे पास क्या क्यूब रूट्स होंगे? 3 होगा, 3 ओमेगा होगा और 3 ओमेगा स्क्वायर होगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज को याद रख लेना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वैल्यू ओमेगा की कितनी होगी, तो ये -1 प्लस इंटू स्क्वायर 3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 और -3 स्क्वायर रूट अपॉन 2 आ जाएगा। उसके बाद सम ऑफ एनी रूट्स 0 होता है, और प्रोडक्ट हमारे पास n के इक्वल होता है। n में भी 1 - 1 के इक्वल हो सकता है। उसके बाद फोर्थ रूट की बात करूं तो फोर्थ रूट हमारे पास 1 के कौन कौन से होते हैं? 1 - 1 आयोटा और -आयोटा। 16 के फोर्थ रूट पेपर में पूछे जाएं 2 - 2 आयोटा और -2 आयोटा होते हैं। 81 के पूछे जाएं तो 3 - 3 3 आयोटा और -3 आयोटा। अगर आपसे 625 के पूछे जाएं तो 5 - 5 5 आयोटा और -5 होंगे, ये भी आपने याद रखने हैं। 5 आयोटा और -5 आयोटा होंगे। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम चैप्टर 4। अब हम चले जाते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 के अंदर से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर में चेक करना है। अगर एक हमारे पास है न्यूमिनेटर, एक है डिनोमिनेटर, अगर तो न्यूमिनेटर की डिग्री क्या आ जाए? ज्यादा आ जाए डिनोमिनेटर से, या इसकी इक्वल आ जाए, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। तो ये इम्प्रॉपर है। अगर न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी आ जाए डिनोमिनेटर से, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और प्रॉपर में ही हमें करना पड़ता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आप लोगों को मैंने पहले बताया सीक्वेंस एंड सीरीज है। इसमें एपी करके जाओ और जीपी करके जाओ। एपी किस तरह निकालते हैं? an = a1 + n - 1 * d। और सम कैसे निकालते हैं? सम विल बी n/2 * 2a1 + n - 1 * d। और जीपी कैसे निकालते हैं? an = a1 r n - 1। और सम कैसे निकालते हैं? 1 - a/r। तो इस तरीके से आप लोग सम भी निकाल सकते हो। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 हमारे पास आ जाता है, उसमें कम्बिनेशन और परमुटेशन है। अब इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी वाला भी एक चैप्टर है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर आप लोगों ने याद रखना है, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक हमारे पास कॉइन है, उस कॉइन को 2 दफा टॉस किया गया। एक कॉइन को 2 दफा टॉस किया गया। एटलीस्ट वन हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो देखो, पहले बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, ऐसे भी तो हो सकता है एक बार हेड आया एक बार टेल आया। ऐसे भी तो हो सकता है पहले टेल आया फिर हेड आ जाए। ऐसे भी तो हो सकता है दोनों बार टेल टेल आ जाए। तो एटलीस्ट हेड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? 3/4 है। दैट विल बी योर आंसर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल 2 डाइस को रोल किया है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास सम 9 के इक्वल आएगा? तो सम 9 कब आएगा? एक दफा हमारे पास पहले पे 3 आया और अगले पे 4 आया, या हमारे पास सम कितना ले आना? 9 ले आना। 9, तो पहले पे 3 आया, दूसरे पे 6 आया, ऐसे भी तो हो सकता है। या हमारे पास पहले पे 4 आए और फिर 5 आ जाए, तभी तो 9 आएगा। ऐसे ही है। अगर हमारे पास पहले पे क्या आ जाए? पहले पे हमारे पास 6 आ जाए फिर 3 आ जाए, या पहले पे 5 आ जाए फिर 4 आ जाए, तो सम 9 बना हमारे पास। ऐसे ही है। तो क्या हमारे पास यही प्रोबेबिलिटी बनेगी कि 9 सम कब आएगा? जब पहले पे 3, 7 तो आ ही नहीं ना सकता, 7 तो होता ही नहीं, 6 तक मैक्सिमम होता है। डाइस में 6 ही मैक्सिमम नंबर्स होते हैं ना। तो 3 6 4 5, या 6 3 या 5 4, यही हो सकता है ना। और तो सम हमारे पास 9 नहीं बन सकता, कोई और है? तो ये कितना बन जाएगा? 4/36, और ये 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। टोटल सैंपल स्पेस 36, और ये उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोगों ने याद रखना है। लिखें यूट्यूब पे ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। 2 3 वीडियोस आपको शो होंगी, वो ट्रिग्नोमेट्री को लाजमी तौर पे देख लो। नहीं तो बैच के स्टूडेंट हो, आपके पास रिकॉर्डेड सेशन में पढ़ा हुआ, उसको लाजमी तौर पे देख लो। उसके बाद ये देखो, आप लोगों को मैंने फिजिक्स पूरी 100% करवा दी। मैथ का मैंने आपको बता दिया, बेसिक मैथ का आपको बता दिया। इंग्लिश के लिए आप लोगों ने काम करना है, NTS नेट वाली वीडियो में उसके सिनोनिम एंटोनिम लाजमी करके जाने हैं। स्पेलिंग चेक आप लोगों ने करके जाने हैं, वो उनमें से चीजें आप लोगों की रिपीट हो सकती हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोगों ने जस्ट बुक रीडिंग को करके जाना है। और अल्लाह पाक से दुआ है इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत बेहतरीन मार्क्स आए, और आप लोगों ने अपने जो मार्क्स हैं वो इस नंबर पे शेयर करने हैं।
अपने रिव्यूज आके बताने हैं इस नंबर पे। एनयू टेक के सारे टेस्ट को आके बताना है कि इस तरह का टेस्ट है, इस नंबर को नोट कर लो। ठीक है, आपके पास सेव ही होगा। इस नंबर को आप लोगों ने नोट कर लेना। अभी आप लोगों की फिर बाकी क्लासेस रूटीन में चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।